पूर्णिया जिला का कसबा विधानसभा क्षेत्र, हमारे साथ किशोर कुमार जायसवाल जी हैं, जो बीजेपी के नेता हैं और कसबा विधानसभा के प्रबल दावेदार हैं। निश्चित तौर पे अगर कस्बा की बात करें तो यहाँ की जो मूलभूत समस्या है, चाहे वो शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, जल जमाव की हो, इंक्रोचमेंट की हो, और बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। निश्चित तौर पे जब बारिश होती है, बरसात का समय होता है, तो यहाँ का जो इलाका है, चाहे खेत की तरफ देखेंगे तो निश्चित तौर पे जो स्थिति उत्पन्न होती है वो बाढ़ जैसी होती है। उसका सबसे बड़ा कारण जल जमाव है। एक कनेक्टिंग जो होता है, कनेक्टिंग पॉइंट नहीं होने की वजह से ये किसानों के लिए भी समस्या है। यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं उसे मकई कह सकते हैं, या फिर मखाना और केले की खेती प्रचुर मात्रा में होती है। बावजूद उसके जो गुलाब बाग मंडी है, आज भी उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। निश्चित तौर पर इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं अभी जो वर्तमान में सांसद और विधायक है, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इस मुद्दे पे ज्यादा बात उठाते सदन में, तो निश्चित तौर पर इसका समाधान होता। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे सर, आपका जो ये कसबा विधानसभा है, इसमें आज भी आपके हिसाब से सबसे गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? सबसे पहले तो आपको नमस्कार कि आपने मेरा साक्षात्कार लेने के लिए समय दिया है। कसबा विधानसभा में कोई एक समस्या नहीं है, ये समस्याओं से भरा हुआ विधानसभा है। ये कृषि प्रधान विधानसभा है जी। यहाँ पर किसानों के प्रोडक्ट का, उसके वैल्यू उत्पादन के लिए कोई यूनिट नहीं है जी। चाहे वो मक्का हो, आलू हो, मकई हो। और मेरा किसान यहाँ से इस प्रोडक्ट को बिचौलिए के माध्यम से गुलाबाग में भेजता है। अगर यहाँ पर उनका वैल्यू प्रोडक्ट के लिए कोई बैठा होता प्लांट, तो किसानों को उचित मूल्य मिलता, उनको उचित प्राथमिक मिलता। दूसरा है, इस विधानसभा का जो अधिकांश क्षेत्र है वो बाढ़ से प्रभावित। आए दिन यहाँ पर बाढ़ से उनका फसल बर्बाद होता है, और ये इसको रोका जा सकता है। ये मैनेजमेंट का सवाल है कि आखिर बरसात के पानी का मैनेजमेंट कैसे किया। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर पुल का अभाव है। इन क्षेत्रों में कसबा विधानसभा बहुत पुराना विधानसभा है, और यहाँ पर इसको अनुमंडल की दर्जा मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पाया है। कसबा विधानसभा का जो भूगोल है, जो जनसंख्या है, उसके आधार पर अतिरिक्त थाना की यहाँ जरूरत थी, अतिरिक्त पुलिस बल की जरूरत थी। इस संदर्भ में हम लोग के बारे आवाज भी उठाया है, लेकिन उसका समुचित निदान नहीं हो पाया है। ठीक, यहाँ से बगल में खाता हाट है, लगातार वहाँ कोई न कोई समस्या होता रहता है। आज से 10 वर्ष पहले वहाँ पुलिस चौकी था, पता नहीं क्यों। अब स्थानीय विधायक या स्थानीय जनप्रतिनिधि जवाब देंगे कि जिस क्षेत्र में लगातार सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता रहे, जहाँ पहले से पुलिस चौकी था, आखिर किस कारण से हटाया गया। महिलाओं के शिक्षा के लिए छात्राओं का उचित व्यवस्था नहीं है, कोई अच्छा महिला कॉलेज हो, कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है। तो कई एक समस्याएं हैं इस विधानसभा के अंदर, आज भी विकास से काफी दूर है। जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात होती है, वो जमीन पे दिखता है क्या? नहीं, शिक्षा तो जो विद्यालय जहाँ है वहाँ अच्छी शिक्षा है, और हम अभी जानते हैं कि कई एक अखबार में आप लोग माध्यम से पढ़ने के लिए मिलता है कि जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं वो प्राइवेट स्कूल के छात्र से अच्छा रिजल्ट करता है। स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है बिहार में? बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था तो मंगल है, अच्छा है। विगत दिनों पीएमसीएच में देखने को मिला, उसके लिए आप किनको जिम्मेदार मानते हैं? आप अपनी सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, जो व्यवस्था है उसको जिम्मेदार मानते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, इतनी बड़ी सरकार है, बिहार है, इतना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है, कभी कभी कुछ घटना आपके नहीं चाहने के बावजूद भी हो जाता है। अब किसी एक घटना को आप संदर्भ बनाकर पूरी व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा करेंगे तो गड़बड़ है। आप उस पीएमसीएच को देखिए, जब मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे, पहले का पीएमसीएच का तस्वीर देखिए, आज का तस्वीर देखिए, परिवर्तन दिखेगा। ठीक है, कुछ घटनाएं कभी घट जाती है, सरकार उनके लिए उचित व्यवस्था करेगी। इस इलाके में सीमांचल की अगर बात करें तो इस इलाके की जो मेरा मानना है, सबसे बड़ी समस्या है घुसपैठ जी। निश्चित तौर पे ये बात आती है, लेकिन पटल पे कोई रखते नहीं, चाहे वो आपके सांसद हो, विधायक हो, जो भी हो, नहीं रखते। तो निश्चित तौर पे जो घुसपैठिए है, उसकी वजह से जो यहाँ के लोग हैं, उनका जो सोर्सेस है, उनका नुकसान हो रहा है। क्या मानते हैं, जो स्थानीय विधायक या सांसद होते हैं, उनकी जिम्मेदारी बननी चाहिए? देखिए, जिम्मेदारी तो हर नागरिक का है
और विधायक और जनप्रतिनिधि का जिम्मेदारी इसलिए अधिक बनता है कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा का उसने शपथ लिया है। और ये दुर्भाग्य है कि इन क्षेत्रों का सांसद, चाहे वो किसी भी दल का हो, मैं दल की सीमा से बाहर की बात करता हूँ, अगर वो इन विषयों को नहीं रखता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ इन क्षेत्रों की सबसे पुरानी समस्या है। और शुरुआत के दिनों में जब हम इस विषय को हम लोग रखते थे, जब छात्र जीवन के हम राजनीति करते थे, 92 में 13 फरवरी को व्यापक आंदोलन छेड़ा था। उसमें लोगों को लग रहा था कि ये कहीं धर्म से संबंधित विषय तो नहीं है, लेकिन आज यहाँ का जो स्वदेशी देसी मुसलमान है, जो रोजमर्रे के लाइफ में बात होती है, वो भी पीड़ित है, उसका रोजगार छीना गया है, चोरी की संख्या बढ़ी है। और एक बात तो है कि आप किसी देश में अनाधिकृत रह कैसे सकते हैं आप, तो इसके लिए आप जिम्मेदार किनको मानते हैं? ये जिम्मेदार समाज का भी है, जो जिम्मेदार नहीं है क्या? डबल इंजन की सरकार जिम्मेदार नहीं है क्या? डबल इंजन की सरकार 11 साल की बात होती है, जहां भी आप सत्ता में है, बावजूद उसके इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उस पर विराम नहीं लग रहा है। देखिए, पहले आप जानते होइएगा कि बांग्लादेश की सीमाएं खुली हुई थी जी, आज सीमा पे बार लग रहा है। नेपाल के साथ हमारा जो प्रवेश था वो कई एक जगह बॉर्डर ऐसे ओपन था, एसएसबी के हवाले है। तो 11 साल बेमिसाल जो है ये काम हर क्षेत्रों में हो रहा है, लेकिन चूंकि इस क्षेत्र में और अच्छा काम होना चाहिए और उनके लिए यह आवाज सरकार इसको गंभीरता से ले, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी काम है, उनकी जिम्मेवारी है। और मुझे लगता है कहीं न कहीं विधानसभा में ये आवाज उठने में कमजोर रहा है या फिर उठा ही नहीं। आप आरएसएस से होते हुए एबीवीपी में आए, उसके बाद आपने 2000 में पार्टी को ज्वाइन किया। उस बीच कई टर्म चुनाव हुआ, 2005 में 2 चुनाव हुआ, 10 में भी चुनाव हुआ, लेकिन आपकी दावेदारी नहीं रही। आपने 2015 में दावेदारी पेश की इसी कस्बा से, लेकिन किंतु परंतु में आपको सिंबल नहीं मिला और 2020 में भी कमोबेश वही स्थिति हुई। तो क्या 2025 के लिए आपकी तैयारी चल रही है? सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी में काम करने का उद्देश्य मेरा विधायक बनना नहीं है। हम देश सेवा के लिए यहाँ आए हैं और राजनीति हमारा न पेशा है न मेरा स्वभाव है, लेकिन चूंकि राजनीति भी समाज का अंग है और पार्टी जब जैसा जिम्मेवारी देती है उसको बखूबी निभाना चाहिए। निश्चित रूप से इस बार अगर पार्टी ये जिम्मेवारी हमको देगा कि आप चुनाव लड़िए, हम चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी कहेगी कि कोई और चुनाव लड़ेगा, आप लड़ाइए, उसको लड़ाएंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी में काम देश फर्स्ट के लिए काम करने के आए हैं। विगत कुछ दिनों में जो बीजेपी की राजनीति हुई उसमें जो पैरासूट वाले नेता होते हैं, जिनका जमीन पे कुछ नहीं होता है, पार्टी में कोई योगदान नहीं होता है, पार्टी में काम नहीं करते हैं, संगठन के लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन पैरासूट के माध्यम से आ जाते हैं और वो एनडीए के हिस्सा हो जाते हैं, एनडीए के पार्टनर हो जाते हैं। और निश्चित तौर पर जब एनडीए के पार्टनर होते हैं तो सबसे बड़ा अटैक बीजेपी का लगता है। तो इस व्यवस्था से बीजेपी के जो वर्कर है, जो डिवोटिव वर्कर है, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचता है। देखिए, आज भाजपा दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है जी। अगर हम पार्टी को व्यापकता नहीं देंगे, पार्टी के दरवाजा में उदारवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे, तो पार्टी संकुचित है। हम आपकी इन बातों से पूरी तरह सहमत नहीं है। किसी क्षेत्रों में कोई परिस्थितियां रही होगी वो अलग विषय है, लेकिन किसी पार्टी को अगर समाज के सर्वस्पर्शी बनना है, उसको बड़ा कैनवास पर काम करना है, तो आप लकीर के फकीर बनकर नहीं रह सकते। आपकी अपनी दरवाजा खोलनी पड़ेगी। हाँ, मेरे दल में आने के बाद हमारा जो वैचारिक प्रतिबद्धता है, हमारा जो ध्येय है, उसमें अगर खरा नहीं उतरते हैं तो फिर उसके लिए बाहर का दरवाजा भी है। हम इन चीज़ों को मानने के लिए नहीं है कि पार्टी को पूरी तरह बंद कर दिया जाए, नहीं, हमारा पार्टी खुला है। यहाँ तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। आप भी आ सकते हैं। मेरा सवाल ये था कि जो पैरासूट वाले नेता आते हैं, जिनका जमीन पे कुछ नहीं होता, संगठन में कोई योगदान नहीं होता, पार्टी के लिए काम नहीं करते, एन कैन प्रकार पैसा कमा के सिंबल लेकर चुनाव मैदान में आ जाते हैं, तो उनके आने से जो पार्टी के डिवोटिव वर्कर है उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचता है? सीधा सवाल। अच्छा, कहीं पैसा लगा है कि मेरा कार्यकर्ता किसी का विरोध किया है चुनाव में? अगर ऐसा विरोध करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप खुल के विरोध करें। विरोध उसको भी कह सकते हैं कि जब आप घर में बैठ जाएं और पार्टी जहां आपकी चुनाव लड़ रही हो, आप मैदान में ना आए। निश्चित तौर पे
सांसद और विधायक एक वर्कर बनाते हैं, वो खुद नहीं बनते। आप जैसे लोग जब मेहनत करते हैं तब पार्टी आगे पहुंचती है, और आज आपकी पार्टी अगर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो कहीं ना कहीं आप लोगों का योगदान है। हमारे ऐसे ऐसे लाखों कार्यकर्ता है। हमारा कार्यकर्ताओं के आंख में है धारा 370, राम मंदिर, मजबूत भारत, सुरक्षित सीमा, सशक्त सेना, सबल राष्ट्र, छोटी चीजें होती रहती है। तो इन सबको मजबूत करने के लिए जो दूसरे दल से लोग भाग के आते हैं, सिंबल मिल जाता है, वो मजबूत कर पाएंगे या पार्टी के वर्कर मजबूत करेंगे? नहीं, वो देखिए, जब वो पार्टी पर अपनी आस्था व्यक्त कर रहा है, वो राजनीतिक पार्टी है। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देके कस्बा का विधायक बनाती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार। हमारे क्षेत्र के जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, वो बाहर नहीं जाए, या अच्छी व्यवस्था हो। दूसरी, किसान, ये हमारा किसान आधारित क्षेत्र है, उनके प्रोडक्शन के लिए, उनके उत्पादन का कैसे वैल्यू प्रोडक्ट बने, इस पर मेरा दूसरा काम रहेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये हमारा जो क्षेत्र है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील है, तो इन क्षेत्रों में भी काम करना है। समाज का विश्वास भी जीतना है, और जगह जगह पर कैसे लोग नियंत्रित हुए रहेंगे, इसके लिए पुलिस बल, पुलिस चौकी का भी निर्माण। ये आपकी प्राथमिकता? ये मेरी प्राथमिकता है। कस्बा की जनता से आप क्या अपील करेंगे? कस्बा के जनता से मेरा यही अपील है, आप कस्बा को ध्यान में रखकर, कस्बा को केंद्र मानकर, और जहां पर आपकी भविष्य सुरक्षित है, आप निश्चित रूप से आप ऐसे नेतृत्व और ऐसे उम्मीदवार को अपना मत दें। चलिए, किशोर कुमार जायसवाल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।